हाय व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वेव्स और मैं हूं शकील अहमद जरवार। काइंड्स ऑफ वेव के हवाले से आपको बताता चलूं कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है काइंड्स ऑफ वेव्स के हवाले से। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने काइंड्स ऑफ वेव्स के जो टॉपिक हमने पढ़े थे हमने मैकेनिकल वेव्स एंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम के हिसाब से। एंड जो है आज भी हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वेव, लेकिन मीडियम की पार्टिकल की मोशन के हवाले से जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने जो है वो लेक्चर की तरफ। तो हम चलते हैं ट्रांसफर वेव्स के। सबसे पहले कि ट्रांसफर वेव्स क्या हैं। द पार्टिकल ऑफ द डिस्टर्ब मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन ये है कि पार्टिकल ऑफ डिस्टर्ब मीडियम, जो डिस्टर्ब मीडियम होगा, जिस मीडियम को हम डिस्टर्ब करेंगे वेव्स पैदा करने के लिए, तो उस मीडियम के जो है वो पार्टिकल्स जो हों वो जो है परपेंडिकुलर मूव करेंगे वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। मतलब जिस भी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही होगी उसके जो है वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे। मतलब अगर हम कहें कि लेट सपोज कि हमारे पास एक वेव है और इस वेव में जो है वो जो है एक वेव जो है आपके पास क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर। तो इस में जो है जिस भी मीडियम में ये वेव प्रोपोगेट हो रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि ये मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ये अप एंड डाउन मूव करें। तो अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा कि जो वेव की डायरेक्शन के साथ पार्टिकल्स की जो है वो आपके पास क्या बनेगी, डायरेक्शन 90 डिग्री बनेगी। तो हम 90 डिग्री से हम ये लेते हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे डिस्टर्ब मीडियम के, जिसमें जो है वो वेव पैदा हो रही है जिस मीडियम में, उस मीडियम के जो है वो पार्टिकल्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे वेव की डायरेक्शन के। तो ऐसी वेव्स जिसमें जो है डिस्टर्ब मीडियम के जो पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव करें वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव में हम जो है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ लेते हैं। तो क्रेस्ट क्या है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि ये जो है हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव है, ये वाली पोजीशन जो है वेव की हाईएस्ट पार्ट है, तो हम इसे कहते हैं कि क्रेस्ट। ठीक, दूसरा जो है वो हमारे पास ट्रफ है। तो ट्रफ क्या है, द लो पॉइंट ऑफ द वेव। अब लो पॉइंट वेव की क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट जो है वो वेव की ये वाली पॉइंट क्या होगी, लो पॉइंट होगी। तो ये आपके पास क्या है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट जो है, लो पॉइंट जो है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। तो चलते हैं हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल की तरफ कि ट्रांसफर वेव के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्प्रिंग वेव। ठीक है, देखते हैं कि स्प्रिंग वेव क्या है। देखेंगे ये स्प्रिंग वेव है और स्प्रिंग वेव जो है वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्प्रिंग वेव जो है प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब स्प्रिंग वेव जो है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब पैदा हो रही है तो स्प्रिंग के जो है वो यहाँ पे मीडियम जो है वो स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, अप एंड डाउन। जैसे ही आपने अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आपने जर्क इसको दी, तो जर्क देने से क्या होगा कि इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स जो है वो अप मूव करेंगे। अप मूव करने के बाद यहाँ पे जो है दोबारा ये स्प्रिंग के पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। लेकिन वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन ये वेव जो है, स्प्रिंग वेव जो है, उसके जो स्प्रिंग मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउन जो है वो मूव करते रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो मीडियम स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स की मोशन जो है वो 90 डिग्री पर है, यहाँ पर जो है वेव की जो है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के। तो हम इस वजह से कहते हैं कि ये स्प्रिंग वेव जो है वो क्या है, ट्रांसफर वेव है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग की जो है वो इस वर्टिकली जो है मोशन स्प्रिंग की वो हम जो है वो इंक्लूड करते हैं किसमें, ट्रांसफर वेव के अंदर। और ट्रांसफर वेव जो है स्प्रिंग जो वेव है वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंग मैकेनिकल वेव है, लेकिन पार्टिकल की मोशन के हिसाब से ये वेव क्या है, ट्रांसफर वेव है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, स्ट्रिंग वेव।
ठीक है। लेट्स सपोज कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है एक साइड, एक एंड जो है वो इस किड के हाथ में है और दूसरा एंड जो है वो इस ट्री के साथ फिक्स्ड है। अब जैसे ही इस किड ने जो है इसको स्ट्रिंग को अप एंड डाउन जो है वो इसने जो है वो मूव कराया, जर्क दी, तो इसके अंदर जो है स्ट्रिंग में जो है वो क्या एक वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई, ठीक है। उस वेव की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस ट्री की तरफ। अब जैसे ही अप एंड डाउन देने से क्या हुआ कि मीडियम जो है स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के जो है वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे, ठीक है। अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा कि इसमें वेव पैदा होगी। इसका मतलब ये है कि वेव जो प्रोड्यूस होगी वो इस टी की तरफ होगी, लेकिन जिसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो किस में वेव प्रोड्यूस हो रही है? वेव प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो अप एंड डाउन मूव करने से जो है वो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की मोशन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग वेव जो है वो कौन सी वेव है, ट्रांसफर वेव है। लेकिन ये वेव मैकेनिकल वेव है, क्योंकि मैकेनिकली यहाँ पे वर्क हो रहा है वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्ट्रिंग वेव मैकेनिकल है, लेकिन पार्टिकल की मोशन के हिसाब से कौन सी वेव हुई, ट्रांसफर वेव हुई। थर्ड एग्जांपल चलते हैं, लाइट वेव्स। लाइट वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं और जो रेड में है ये मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। लेकिन वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, वेव तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इस वेव में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लाइट वेव्स वो क्या है, ट्रांसफर वेव है, ठीक है। लाइट वेव ट्रांसफर तो है, लेकिन कौन सी वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह। देखिए ये लाइट है, ठीक है। ये इस लाइट के अंदर जो है वो वायलेट कलर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों ही एक दूसरे की क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेकिन ये वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहे हैं कि जो है वेव की फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम चलते हैं दूसरे जो है वो काइंड्स ऑफ वेव की। एक हमारे पास ट्रांसफर वेव था और ये उसके एग्जाम्पल थे। अब हम चलते हैं कि जो है वो नेक्स्ट जो है वो टाइप ऑफ जो है वेव। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है क्या है, बेसिकली इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द डिस्टर्ब मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो है वो डिस्टर्ब मीडियम के जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैरेलल किसके, वेव की प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, प्रोपोगेट का मतलब वेव पैदा हो रही है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के क्या करेंगे, मीडियम के पार्टिकल्स पैरेलल मूव करेंगे। तो ऐसी वेव्स को जो है हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब कौन कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं हमारे पास, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अच्छा, स्प्रिंग वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब स्प्रिंग वेव जो ट्रांसफर वेव में हमने डिस्कस किया था वो स्प्रिंग की वर्टिकली मोशन थी, लेकिन अब यहाँ पे वर्टिकल मोशन नहीं, यहाँ पे लेटरल जो है मोशन है, पैरेलल मोशन है। आपको दिखा दें किस तरह की जो है वो स्प्रिंग वेव जो है। अब हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है ये साउंड का जो है वो प्रेशर है, ठीक है। मतलब ये साउंड की वेव्स हैं और ये साउंड की वेव्स जो है वो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब साउंड वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि ये वेव्स जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं वो मीडियम आपके पास ये मीडियम है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये मीडियम फॉर एग्जांपल एयर का कॉलम है, ओके। इस एयर के कॉलम में से जो है वो साउंड वेव्स जो है, ये वाली साउंड वेव्स जो है ट्रैवल कर रही हैं इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप देखें कि वेव तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन ये जिस मीडियम हम कहते हैं कि एयर कॉलम है, और इस एयर कॉलम में जो है एयर कॉलम में एयर के जो पार्टिकल्स हैं
मतलब एयर मीडियम है और इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी पैरेलली जो है वो मूव करें। देखिए कि यहाँ पे जो है पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो वेव के साथ साथ इस मीडियम के पार्टिकल्स भी पैरेलली जो है उसी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगी और वो वेव जिस भी मीडियम में प्रोड्यूस हो, उस मीडियम के पार्टिकल्स वो भी पैरेलली जो है वो मूव करेंगे वेव के साथ। तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे इसको चलते हैं कि ये स्प्रिंग वेव है। अब जैसे कि देखें हॉरिजॉन्टली आप जो है इस जो है अपने हैंड से जो है वो स्प्रिंग को आप क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। आपने जैसे पुश किया तो इस पुश में जो है वो स्प्रिंग के अंदर क्या हुई, एक वेव प्रोड्यूस हुई और वो वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। लेकिन इस स्प्रिंग के मीडियम, ये पूरा का पूरा स्प्रिंग जो है इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग भी उसी डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा है। तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है उसी सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स दैट स्प्रिंग के पार्टिकल उसी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो स्प्रिंग के पार्टिकल भी उसी सेम डायरेक्शन में पैरेलली जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि ये स्प्रिंग वेव इस टाइप की जो है स्प्रिंग वेव वो किस में इंक्लूड होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब हम चलते थोड़ा आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो क्या हो, क्लोज हों, उस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये जो एक हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज्ड हैं इस रीजन में। ओके, इसी तरह ये भी एक रीजन है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेकर और इस रीजन के दरमियान में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हों और वहाँ पे प्रेशर हाई हो, तो वो कंप्रेशन कहलाएगा। जो है दूसरा जो है वो रेयरफेक्शन, मतलब स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द वेव, जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये है, ये जो पोर्शन है इसमें पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड आउट हैं, पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये पार्ट रेयरफेक्शन कहलाएगा। ओके, तो एक ये एग्जांपल में जो है वो आप स्प्रिंग में देख लें, जहाँ पे स्प्रिंग की जो है वो जो है आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे आप इस रीजन को कंप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं ये रेयरफेक्शन है। ओके, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को जो है वो कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, तो 3 कैटेगरीज हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की 3 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है इंफ्रासोनिक, और दूसरी हमारे पास है ऑडिबल वेव्स, और थर्ड जो है वो हमारे पास है अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी वो है हमारे पास 20 हर्ट्ज है। ओके, लेस देन 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस में है, इंफ्रासोनिक में। अब अर्थक्वेक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है 20 हर्ट्ज से, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है जहाँ पे अर्थक्वेक, वहाँ से दूर तक जो है उसकी शॉक वेव्स जो है वो पैदा होती हैं। तो अर्थक्वेक वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और इसको जो है एलिफेंट जो है वो क्या कर देते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं। अब जो है हमारे पास दूसरा ऑडिबल वेव्स है। ऑडिबल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज के जो है वो बिटवीन रेंज होती है। इसको ह्यूमन एयर जो है वो सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑडिबल वेव्स, और ये आपके पास है ह्यूमंस, और इनकी रेंज कहाँ से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान तक।
थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से जो है वो रेंज क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब 20 किलो हर्ट्ज से जो है वो कौन सी वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल हम मेडिकल में जो है वो अल्ट्रासाउंड लेते हैं, तो जो अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स होती हैं अल्ट्रासाउंड लेने के लिए, वो वेव्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। यहाँ अगर हम कहें कि हमारे पास एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो है अगर हम उसको जो है वो जो ऐसी जो है वो सप्लाई करें, मतलब उसको हम वोल्टेज सप्लाई करें, तो वोल्टेज सप्लाई करने के बाद जो है उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जो एटम्स जब वाइब्रेट करेंगे तो उन वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स की वाइब्रेशन है वो अल्ट्रासोनिक जो है वो वेव्स की रेंज में आती है। और दूसरी बात ये कि अल्ट्रासोनिक रेंज में जैसे कि हमारे पास जो है ये एक कैट है, डॉग है, या आपके पास जो है वो ये डॉल्फिन है और ये बैट है, तो ये सारे के सारे जो है वो वेव सेंस कर सकते हैं। और बैट तो जैसे आप लोगों को पता है कि वो सोनिक वेव्स जो है वो इमिट करता है, फिर उसको डिटेक्ट भी करता है। सिमिलरली डॉल्फिन भी ऐसी है, तो डॉल्फिन भी जो है वो डिटेक्ट भी करती है सोनिक वेव्स को और इमिट आउट भी जो है वो करती हैं। तो उम्मीद है आप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, जो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप जो है वो कमेंट्स में वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट्स में अपनी जो है वो कीमती राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।